हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कैपिटल मार्केट के अंडर आता है वो आपका प्राइमरी मार्केट आता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो है वो आपकी सेकेंडरी मार्केट के ऊपर है कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कह देते हैं। तो इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, ठीक है, क्या इसका अर्थ है। तो स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज आर बोट एंड सोल्ड। तो क्या कहता है कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है, गौण बाज़ार हम जिसे कह देते हैं, उससे अभिप्राय एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से है जहाँ पे जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने इशूड कर रखी है मार्केट में, ऐसी सिक्योरिटीज़ का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उनको बाय एंड सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पे हम ऑलरेडी जो आपने सिक्योरिटीज़ इशू की हैं उनको क्या करते हैं, सेल परचेज उनका हम करते हैं। यानी कि आपने वो फर्स्ट टाइम कहाँ की थी, प्राइमरी मार्केट में की थी। देन सेकेंडरी मार्केट में आप उनको क्या कर रहे हो, दोबारा से इशू कर रहे हो। उसके बाद क्या कहता है इसकी शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स ईटीसी आर इंक्लूड अंडर सिक्योरिटीज़ कि जो आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं आदि को क्या है आप सिक्योरिटीज़ के अंदर शामिल करते हो, इंक्लूड करते हो। स्टॉक मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और स्पेकुलेशन। अब ये क्या कहता है कि जहाँ पर जो आपकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी की जाती है। किसके लिए, क्रय विक्रय के लिए, सेल परचेज के लिए। वो आपका प्लेस कौन सा प्लेस कहलाता है, वो आपका स्टॉक मार्केट कहलाता, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। क्या कहता है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज़ को, जो आपकी अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ होती हो उनका क्या करते हो, उनकी सेल परचेज करते हो। किसके लिए, स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए। ठीक है, सट्टेबाजी के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या करते हो आप, सिक्योरिटीज़ का मार्केट के अंदर सेल परचेज करते हो। वो मार्केट आपका कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट था, स्टॉक एक्सचेंज हम जिसे बोल देते हैं, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को क्या करते हो, सेल परचेज करते हो, जो आपने ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू की हुई हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आपके सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कि जो आपका सिक्योरिटी जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, वो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जो कि हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो मतलब कि आपके पास राइट्स होते हैं, इसमें जो राइट्स होते हैं और इसमें जो काम किया जाता है, ठीक है, वो सारा आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, उस वो इसके ऊपर क्या है, लागू होता है, अप्लाई होता है। और इसमें सारा काम जो आपका सेबी होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी निगरानी में सारा काम किया जाता है, उसके कंट्रोल में सारा काम किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे आप ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को क्या करते हो, सेल और परचेज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डीलिंग ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है वहाँ पर केवल उन्हीं सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शंस की जाती हैं जो वहाँ पर क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। ठीक है, जो आपकी सेबी में क्या है, लिस्टेड होती हैं, केवल उन्हीं सिक्योरिटीज़ का क्या किया जाता है, वहाँ पर लेन देन
किया जाता है। उसके बाद आता है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स, कि इस मार्केट के अंदर जितने भी आपके ऑथराइज्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, केवल वही क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी सेल परचेज इनका नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपका शेयर बाज़ार होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, ये एक स्पेशल क्या है, स्पेशल प्लेस है जहाँ पर केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज, नियमों एवं उपनियमों का पालन करना आवश्यक, कि जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें किए जाने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेबी जो आपका है उसने जो भी रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी उसने बाय लॉज बनाए हैं, उपनियम बनाए हैं, उनका पालन करना क्या है, ज़रूरी है, उनको ओबे करना नेसेसरी है। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कॉरपोरेट बॉडी, निगमित निकाय, कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है वो आपका एक कॉरपोरेट बॉडी के रूप में क्या करता है, काम करता है। और इंडिया में जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो काम कर रहे हैं वो सारे आपके इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये आपके फीचर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के। अब उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस आते हैं, रूल्स आते हैं, इम्पोर्टेंस आते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, कि जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है वो आपका जो जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या लेके आता है, उनमें लिक्विडिटी लेके आता है, उनमें तरलता लेके आता है और उनका मार्केटेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, गाइडिंग इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, निवेशकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाकर उनका मार्गदर्शन करना, कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, वो आपका इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देता है, उनको सारी जो उनके लिए नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उनको क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका अच्छे से क्या हो जाता है, मार्गदर्शन हो जाता है, उनको सही डायरेक्शंस मिल जाती है। उसके बाद आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जो आपका एक सेकेंडरी मार्केट है वो आपका, हमने अभी क्या बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ठीक है, जिस पे सारा जो कंट्रोल होता है वो आपका सेबी का होता है। ठीक है, वो सारा ही कंट्रोल करती है, जिससे कि जो सेबी जो है वहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर सारा कंट्रोल, मीन्स किसी प्रकार की फ्रॉड ना की जाए, थेफ्ट ना हो। ठीक है, वो सारा कंट्रोल आपका कौन करता है, सेबी करता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस वहाँ से होती हैं, ठीक है, खास करके जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट की जो सेफ्टी का जिम्मा होता है वो आपका पूरी तरह से सेकेंडरी मार्केट का ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है, शेयर बाज़ार होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें क्या लेके आता है, लिक्विडिटी लेके आता है। ठीक है, जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको टू टाइप से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फर्स्ट क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके मार्केट वैल्यू में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिससे कि वो उसके अगर वैल्यू कम होती है सिक्योरिटीज़ का तो उसको खरीद कर परचेज करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो उन्हीं सिक्योरिटीज़ को वो क्या कर सकते हैं, बेच के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर इन केस मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो जो इतने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच के जो उनकी मनी की जो कमी है उनको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर इनके पास पैसे की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी तो ये क्या है, अच्छे से अच्छे अपना क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बोर्ड बेस्ड ओनरशिप, मीन्स स्वामित्व का फैलाव। कि जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो आपके प्राइमरी मार्केट होते हैं और जो सेकेंडरी मार्केट होते हैं, ठीक है, इन पर जितने भी आप सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, वो आपके एक देश की सीमा के अंदर भी रहते हैं और एक देश की जो सीमा है, लिमिट है उसकी जो उसके क्या है, बाहर भी चले जाते हैं, जिससे कि जो आपका ओनरशिप है उसका क्या होता है, फैलाव होता है। और जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बड़ी मात्रा में क्या करती हैं, कैपिटल को कलेक्ट करती हैं, अपनी जो गुडविल है उसको बढ़ाती हैं, कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, प्रॉफिट्स को हाई करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना। कि जो आपकी अनलिस्टेड जितने भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपकी सारी कहाँ पे सेल परचेज होती हैं, वो आपकी स्पेकुलेशन में ही सारी सेल परचेज की जाती हैं, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, जो भी सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें परिवर्तन करके, उसमें चेंज करके आप क्या करते हो, लाभ को कमाते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, स्पेकुलेशन बोलते हो, सट्टा बोलते हो। वहाँ पे आप क्या करते हो, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होती है आप उसके हाई में उसे उसकी हायर वैल्यू बढ़ा के आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है वो आपके लिंक बिठाता है किसके बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में। सेम हमने पॉइंट प्राइमरी मार्केट में भी पढ़ा था कि आपका जो प्राइमरी मार्केट होता है वो भी आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या करता है, लिंक्स बिठाता है, ठीक है, जिससे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों का मूल्यांकन। कि जितने भी आपके स्टॉक बाज़ार में प्रतिभूतियों की जो कीमत होती है, प्राइस होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि उनकी क्या सिक्योरिटीज़ की उनकी क्या वैल्यू चल रही है, क्या उनका प्राइस फिक्स किया गया है। अगर सिक्योरिटीज़ का इवैल्यूएशन किया जाए तो आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपके सिक्योरिटीज़ का जो नेचर है उसको वो इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और उसके रिलेटेड वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी आपका सेकेंडरी मार्केट है, उसका ये काम होता है, फंक्शन होते हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है कि वो जितने भी उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सिक्योर करता है, ठीक है। और जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो भी शिकायतें होती हैं, ठीक है, उनको सही करने के लिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर सर्विस सेल होता है जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो ये इसके कुछ फंक्शन थे, कुछ रूल थे, कुछ इम्पोर्टेंस थी जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, सेकेंडरी मार्केट में आपकी होती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका एक एक्ट आता है जिसे हम द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका स्टॉक एक्सचेंज में को नियमन करने के लिए, उसको नियमित रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो आपका एक्ट होता है ये सरकार को प्रतिभूति बाजार के व्यवहारों में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम को नियमित करने का अधिकार देता है, ठीक है। उसको सही तरीके से चलाने का ये राइट सरकार को क्या करता है,
देता है आपका द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट, जैसे कि हमने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना, रेगुलाइज करना, उसको नियमित करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्टॉपिंग ऑप्शन इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी आपके अनसिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अनसिक्योर्ड, उनको क्या करे, स्टॉप करे, उनको रोके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टू एंश्योर रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, कि जितने भी आपके स्टॉक मार्केट हैं उनका क्या करे, रेगुलर डेवलपमेंट सुनिश्चित करे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग रूल्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, की जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड रूल रेगुलेशन को क्या करे, बनाए। ठीक है। ये आपके द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 था, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन प्रोविज़न ऑफ एक्ट। इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न्स हैं, कुछ मुख्य प्रावधान हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता देना। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि केवल जो आपके मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, केवल वही ही कार्य करने के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होती हैं। और जो आपका इंडिया है उसमें 19 ऐसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें से आपके 18 स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपका 19 में से एक जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके कार्य पर जो सेबी है उसने क्या किया था, उस रोक लगा दी थी। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कॉर्पोराइजेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि जितने भी आपके मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंपनी इंडियन एक्ट जो है, इंडियन कंपनी एक्ट जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है। और ये सारे के सारे आपके एक नियमित यूनिट के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा ये एक कंपनी के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। इनके स्वामित्व यानी कि इनकी ओनरशिप और जो इनकी ट्रेडिंग है, वो जो इनके राइट्स हैं वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस, मीन्स मान्यता रद्द करना, कि अगर आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो सेकेंडरी मार्केट है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो तरीके से जो भी उनको रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो रिकॉग्नाइजेशंस हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉल कर दिया जाएगा, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, सामयिक विवरण मंगवाने का अधिकार, कि जितने भी आपके मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम सेबी को जितने भी विवरण हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि प्रोफोर्मा तैयार किया गया है, वो क्या करवाना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। ठीक है। और जो जितने भी आपके मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, तथा इसके जो मेंबर्स हैं उनको पिछले जो भी 5 ईयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस की गई हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्या है यूज़ किए हैं, वो सारे के सारे आपको सेबी के पास क्या करवाने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है। और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स को क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविज़न रिगार्डिंग क्लियर कॉरपोरेशन। अब जितने भी आपके मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उनको क्लियरिंग हाउस के यानी कि जो भी आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसके जितने भी काम हैं, वर्क हैं, और जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, उसको इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रजिस्टर करवाना चाहिए। जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जो भी उसके वर्क बनते हैं, वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये पॉइंट क्या कहता है, कि अगर आप क्या है, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, उनके हितों को सुरक्षा देना चाहते हैं, जितने भी आपके पब्लिक इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, या आपके जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको अच्छे से उनसे वर्क करवाना चाहते हैं। तो सेबी को ये राइट होता है कि जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके लिए अच्छे से क्या है, रूल रेगुलेशन क्या करे, क्रिएट करे, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, काम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है पावर ऑफ सस्पेंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कि जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो आपके रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर होती है, उसको ये राइट होता है कि अगर किसी टाइम क्या हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उस केस में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज के लिए जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उन पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, उनको अस्थायी रूप से क्या कर सकती है, रोक सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस। कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, और जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनका अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए सेबी जो है वो क्या करती है, जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको क्या है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन देती रहती है, टाइम टू टाइम उनको निर्देश जारी करती रहती है, उसको ये राइट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि प्रतिभूति की सूचीबद्धता। अभी ये पॉइंट क्या कहता है कि केवल वही सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में सेल और परचेज की जा सकती हैं जो उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड हैं। इन केस अगर वो अनलिस्टेड है, वो उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो आप उनको सेल परचेज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो आपकी लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज को क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे डेट ऑफ मीटिंग का डेट क्या है, ठीक है, रिकॉर्डेड डेट क्या है, जितने भी आपने डिविडेंड दिए हैं, राइट इशू जो किए हैं, बोनस शेयर्स जो की जो घोषणा की है, उनसे संबंधित जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, उनकी डेट, और जितने भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो तैयार की है, आपने क्वार्टरली तैयार की है, हाफ ईयरली तैयार की है, या ईयरली तैयार की है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है। और जो इतने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको भेजे गए जो भी नोटिस हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, या जो आपने उनको प्रपोजल भेजा है, उनकी एक कॉपी आपको स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है। कंपनी की जो ब्रांच है, फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो भी हड़ताल हुआ है या तालाबंदी हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवानी पड़ेगी, उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ठीक है। यदि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो लिस्टिंग से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनका पालन नहीं कर रही है, या अनिवार्य जो भी कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दे रही है, तो यह जो कंपनी होती है, ठीक है, उसको एक बार उसकी जो बात है वो रखने का मौका दे दिया जाएगा। अन्यथा अगर वो उसकी बात अगर सही है तो उसकी मान्यता रद्द नहीं की जाएगी। अगर उसकी बात ज़रा सी भी गलत निकलती है तो वहाँ पे उसकी जो मान्यता है, जो रिकॉग्नाइज्ड उसको किया गया है, उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी रिकॉग्नाइजेशन को विड्रॉल कर दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ मेन प्रोविजंस थे एक्ट के। कौन से एक्ट के? आपका जो इंडियन सिक्योरिटीज़
द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है, उसके कुछ प्रोविजंस आपको दिए गए थे, कुछ पावर्स दी गई थी, ठीक है। सो आज की जो वीडियो थी इसमें आपका सेकेंडरी मार्केट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग किया, उसके कुछ फीचर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने जो लास्ट पॉइंट किया वो आपका था द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हमने डिस्कस किया, और उसके कुछ मेन प्रोविजंस थे उसके बारे में हमने फुली एक्सप्लेन किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।